तो बच्चों हम आपको आदर्श विलयन के साम्यावस्था पर वाष्प का संगठन क्या हो सकता है इस विषय में बता रहे हैं। देखिए, आपने एक विलयन बनाया, उस विलयन में आपने ए और बी की एक निश्चित मात्रा मिलाई हुई है। वहां पर विलयन में मान लीजिए इनका मोल फ्रैक्शन है XA और XB, ये विलयन में है। जब विलयन वाष्पित होगा तो वाष्प में इनका संगठन जरूरी नहीं है कि वही हो। वाष्प में विलयन का संगठन बदल सकता है, वो परिवर्तित हो सकता है। अब जब वाष्प बनती है तो मान लो कि वाष्प में A का कितना अंश है, YA, B का मूल अंश कितना है, YB है। तो वाष्प में और विलयन में मूल अंश क्या है, अलग अलग हैं। विलयन का मूल अंश आप निकाल सकते हो क्योंकि विलयन बनाते समय आपने कितनी मात्रा डाली ये आपके पास जानकारी होगी। लेकिन वाष्पित होकर वाष्प जो बनी है उसका संगठन हम कैसे ज्ञात करें, तो उसकी एनालिसिस करने के लिए अब हम क्या देखेंगे, डाल्टन के आंशिक दाब नियम का उपयोग कर लेंगे। डाल्टन का आंशिक दाब नियम आप जानते हैं क्या था कि किसी भी वाष्प या गैसीय मिश्रण में किसी भी गैस का आंशिक दाब कुल दाब और उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसी के अनुसार बेटा देखें तो A का आंशिक दाब अगर मान लो कितना है, PA है, तो PA इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू YA, जहां पर YA वाष्प अवस्था में A का मोल फ्रैक्शन है, मोल प्रभाज है। उसी तरह से PB बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू YB, और इस तरह से YA और YB का मान अगर हमें कुल दाब पता है और गैस का आंशिक दाब पता है। गैस का आंशिक दाब आप कैसे पता करेंगे, आपने पहले ही देखा है कि गैस का आंशिक दाब पता करना है तो हम उसको विलयन के सांद्र से भी पता कर सकते हैं। जैसे PA इक्वल टू क्या था, P नॉट A इंटू XA, आपने पहले देखा है। तो इस तरह से PA और P पता करके हम विलयन का वाष्प अवस्था में मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज ज्ञात कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है अनादर्श विलयन, यानी ऐसे विलयन जो आदर्श विलयन नहीं है, जिनको हम क्या कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ये क्या हैं, तो बेटा जैसा कि आपने देखा था आदर्श विलयन वे होते हैं जो ताप, दाब और सांद्रण की सभी परिस्थितियों में राउल नियम का पालन करते हैं, और ऐसे विलयन जो राउल नियम का पालन नहीं करते हैं उनको हम ऑब्वियसली क्या कहेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन या अनादर्श विलयन। अब प्रश्न ये है कि अनादर्श विलयन जो होते हैं उनमें वास्तविक दाब राउल्ट के द्वारा नियम के द्वारा जो आकलित दाब है उसके बराबर होता है, बराबर तो हो नहीं सकता, तो या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा। ऐसा देखा गया कि दोनों ही परिस्थितियां दिखाई पड़ती हैं, अर्थात जो विलयन बनते हैं अनादर्श विलयन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो राउल्ट नियम, जहां पर कुल दाब राउल्ट के नियम के द्वारा आकलित कुल दाब से ज्यादा होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जहां पर कुल दाब आकलित दाब से कम होता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो विलयन हमें मिलते हैं अनादर्श विलयन वो दो तरह के होते हैं। एक वे होते हैं जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन हैं, यानी ऐसे विलयन जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, यानी जिनके लिए P सॉल्यूशन का मान P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट B इंटू XB से ज्यादा होता है। तो सीधी सी बात है कि PA का मान P नॉट A इंटू XA से ज्यादा होगा और PB का मान P नॉट B इंटू XB से ज्यादा होगा। अब दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, FAB विल बी लेस देन FAA और FBB। बच्चों, अंतर आणविक बल जो विलयन के अणुओं के बीच लगता है, यानी A और B के बीच जो बल अंतर आणविक बल लगता है वह AA या BB के अंतर आणविक बलों से कम होता है
अगर ये बल कम होगा तो इसका मतलब स्पष्ट है कि अणुओं के बीच आकर्षण कम हो जाएगा। अगर आकर्षण कम हो जाएगा तो उनके वाष्पन की दर बढ़ जाएगी, और वाष्पन की दर अगर बढ़ गई तो सीधा सा है कि वास्तविक वाष्प दाब आकलित वाष्प दाब से ज़्यादा होगा। इस तरह से इन दोनों का कंडीशंस को आप एक साथ कोरिलेट कर सकते हैं, और ये भी ध्यान रखिए कि ये जो क्राइटेरिया बताई गई है ये हर तरह की विशेषताओं को स्वयं ही एक्सप्लेन करेगी। जैसा कि अब हम अगले पार्ट में देखते हैं, आप देखिए जैसे तीसरी विशेषता है डेल्टा वी मिक्सिंग विल बी ग्रेटर देन 0, यानी विलयन का जो आयतन होगा वह विलेय और विलायक के आयतनों के योगफल से ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अंतराणविक बल कम है, तो सीधी सी बात है कि अगर अंतराणविक बल कम होगा तो थोड़ा सा प्रसार हो जाएगा, विलयन का आयतन का थोड़ा सा प्रसार हो जाएगा, प्रसार होगा तो सॉल्यूशन का आयतन क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। अब है डेल्टा एच मिक्सिंग विल बी ग्रेटर देन 0, तो ये क्या है देखिए, अगर आकर्षण कम होगा तो सीधी सी बात है कि ऊर्जा क्या होगी, वो अवशोषित हो जाएगी। ऊर्जा क्या होगी, अवशोषित होगी। ये बेटा समझने वाली बात है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी बताया है, जब भी दो वस्तुओं के बीच आकर्षण होता है और अगर आकर्षण की दिशा में विस्थापन होता है तो ऊर्जा सदैव क्या होती है, मुक्त होती है, और अगर आकर्षण घटता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। जैसे कि आप सामान्य जीवन में भी देख सकते हैं, पृथ्वी जब किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, जैसे जैसे हम पृथ्वी की तरफ जाते हैं स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, घटती है। यानी जब हम आकर्षण की दिशा में चल रहे हैं ऊपर से नीचे, तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो रही है, वो घट रही है, और जैसे जैसे हम आकर्षण के विपरीत जा रहे हैं वैसे क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। तो सीधी सी बात है कि ऊर्जा का मान आकर्षण की दिशा में जाने पर घटता है और आकर्षण के विपरीत यानी आकर्षण कम होने पर बढ़ता है। चूंकि यहाँ पे आकर्षण अणुओं के बीच घटा है, इसलिए एंथैल्पी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी डेल्टा एच मिक्सिंग विल बी ग्रेटर देन 0, ये 0 से अधिक होगा। अब उसके बाद है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। तो सीधी सी बात एक तो यही जान लीजिए कि इनकी सारी विशेषताएं क्या होंगी, वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयनों के जस्ट विपरीत होंगे। फिर भी आप देख लीजिए यहाँ पर पी सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन का वाष्प दाब कुल वाष्प दाब जो आकलित वाष्प दाब है जिसका हम गणना करते हैं उससे क्या है, कम है। इसके कम होने का कारण क्या है, सीधा सा है कारण कि FAB यानी विलेय और विलायक के अणुओं के बीच का आकर्षण बल बढ़ गया है। अगर आकर्षण बल बढ़ेगा तो वाष्पन की दर घट जाएगी और वाष्प दाब का मान क्या होगा, वो कम हो जाएगा। उसी तरह से डेल्टा वी मिक्सिंग विल बी लेस देन 0, ये 0 से कम क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर अगर अणुओं के बीच आकर्षण बल बढ़ेगा तो द्रव का क्या होगा, थोड़ा थोड़ा संकुचन हो जाएगा, और अगर द्रव का संकुचन होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वॉल्यूम घट जाएगा, यानी डेल्टा वी मिक्सिंग विल बी लेस देन 0, ऋणात्मक मान आएगा इसका। कैसे, वी सॉल्यूशन कम है VA प्लस VB से, यानी विलेय और विलायक का कुल आयतन सॉल्यूशन के आयतन से ज़्यादा है, तो इनका अंतर क्या हो जाएगा, वो ऋणात्मक हो जाएगा। इसी तरह से अभी हमने आपको बताया कि चूंकि आकर्षण बल क्या है, बढ़ रहा है, तो एंथैल्पी क्या होगी, वो घटेगी। एंथैल्पी घटेगी, अतः डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा, ये लेस देन 0 होगा, यानी इसका मान क्या होगा, निगेटिव होगा। अब हम चलते हैं अनादर्श और आदर्श विलयन की तुलना करते हुए ये देखते हैं कि इनका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा। तो ग्राफ में बेटा अब हम चल के देखें, अगर
तो हमें ये देखना है कि इसको हम कैसे निरूपित कर सकते हैं। अब आप देखिए, हमने दो ग्राफ बनाए हुए हैं। पहला ग्राफ जो आप ये देख रहे हैं, इसको हमने धनात्मक विचलन जो प्रदर्शित करने वाले हैं उन विलयनों के लिए लिया है, और दूसरा ग्राफ जो है वो किसके लिए है, जहाँ पर ऋणात्मक विचलन हुआ। यानी यहाँ पर जो पहला ग्राफ है वो किसके लिए है, धनात्मक विचलन के लिए, और दूसरा ग्राफ किसके लिए है, ऋणात्मक विचलन के लिए। अब बच्चों आप पहले ये देखिए कि इस ग्राफ में जो रेड लाइन है ये आप पीछे भी पढ़ चुके हैं, ये किसी आदर्श विलयन का ग्राफ है। यहाँ पर XA क्या है, A का मोल प्रभाज है। यहाँ पर A शुद्ध अवस्था में है तो मोल प्रभाज कितना है, 1। अब जब इसमें हम B को मिलाते जाएंगे तो A का मोल प्रभाज घटता गया है, और घटते घटते इस किनारे पर ये कितना हो गया, 0। और यहाँ पर XB मिलाना जब शुरू करेंगे तो XB का मान बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते यहाँ पर XB का मान क्या हमने ले लिया, A। यानी इस किनारे पर A शुद्ध अवस्था में है, यहाँ पर B शुद्ध अवस्था में है। और अगर ये राउल नियम का पालन करते तो सीधी सी बात है कि एक सीधी रेखा हमें यहाँ प्राप्त होती PB के परिवर्तन में, और ये एक रेखा हमें यहाँ मिलती PA के परिवर्तन में, और ये टोटल प्रेशर P का ग्राफ होता। अब आप देखिए, धनात्मक विचलन में क्या है, PA ग्रेटर देन P0A इंटू XA है। इसका मतलब ये जो आदर्श विलयन का ग्राफ PA के लिए हमने बनाया था, इससे PA का वास्तविक मान क्या है, ज़्यादा है तो ये ग्राफ क्या होगा, इसके ऊपर जाएगा। उसी तरह से PB का ग्राफ क्या होगा, इसके ऊपर जाएगा। आदर्श विलयन के ग्राफ से क्या होगा, ऊपर जाएगा। और टोटल विलयन का जो दाब होता है, वाष्प दाब होता है P, ये क्या होगा, दैट विल बी ग्रेटर देन P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB। यानी P ये जो आदर्श विलयन का मान है, आदर्श विलयन के लिए जो आकलित मान है, इससे वास्तविक प्रेशर का मान ज़्यादा होगा, तो ये भी क्या होगा, इस लाइन से ऊपर होगा। तो इस तरह से हम समझते हैं आप धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयनों का ग्राफी निरूपण समझ गए होंगे कि किस तरह से वाष्प दाब मोल प्रभाज के साथ परिवर्तित होता है। अब अगर ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन हैं तो इसको हम कैसे समझेंगे, इसके लिए भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आदर्श विलयन का ग्राफ ये है रेड पेन से, और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर PA, PB और P तीनों ही राउल नियम के द्वारा आकलित मान से क्या है, कम है। यानी आदर्श विलयन के मानों से इनका मान क्या है, कम है। तो इनके ग्राफ क्या होंगे, दे विल बी बिलो द आइडियल लाइन। आदर्श गैसीय रेखा जो होती है उससे क्या होंगे, ये नीचे होंगे। इस तरह से हमने देखा कि इसका ग्राफी निरूपण आदर्श रेखा से नीचे है, और धनात्मक विचलन वाले जो विलयन होते हैं उनमें रेखाएं कहाँ जाती हैं, ग्राफी रेखाएं वो ऊपर होते हैं। अब उदाहरण में बच्चों देखो, उदाहरण हम देखें, धनात्मक विचलन जहां पर होगा वहां पर सीधा सा बात है कि जब हम H2 और C2H5OH को मिलाएंगे, इसका मतलब इनके बीच आकर्षण बल घट गया है। और घटने का कारण यह है कि H2O पूर्ण ध्रुवीय है, C2H5OH हाइड्रोजन बांड बनाने के नाते H2O में खुलता है, जबकि इसकी ध्रुवीय प्रकृति एल्किल ग्रुप के नाते घट जाती है। अतः इनमें विलेयता तो होती है लेकिन इनके बीच आकर्षण घट जाता है। उसी तरह से अदर्स एग्जाम्पल्स में हम एसीटोन एथेनॉल को ले सकते हैं, CCl4 और C6H6 को ले सकते हैं। अब ऋणात्मक में देखें तो आकर्षण का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे H2O ध्रुवीय है और HCl क्या है, ये भी ध्रुवीय है। तो जब H2O में HCl को हम घोलते हैं तो ये बड़े आसानी से घुल जाता है, अतः इसका विचलन भी क्या होता है, वो ऋणात्मक होता है। यानी यहाँ पर आकर्षण बल बढ़ जाता है। सेम H2HNO3 में है, CaCl3 और एसीटोन, इन्हें देखने से लगता है कि इनमें आकर्षण बल क्यों अधिक हो जाता है।
बच्चों यहाँ पर बहुत ही प्रबल हाइड्रोजन बांड बन जाता है CH-Cl3 और एसीटोन के बीच। सामान्य परिस्थिति में इनके अणुओं के बीच कोई हाइड्रोजन बांड नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जल और एथेनॉल दोनों के मध्य आप अगर हम शुद्ध H2 ले लें तो इसमें भी हाइड्रोजन बांड प्रबल होता है। C2H5OH में लें, यहाँ भी हाइड्रोजन बांड होता है। जब हम मिला देते हैं तो बल्कि हाइड्रोजन बांड क्या होता है, वो पुअर हो जाता है, एल्किल ग्रुप के नाते। यहाँ पर इसका उल्टा है, CH-Cl3 में क्या है, कोई हाइड्रोजन बांड नहीं है, एसीटोन के परस्पर कोई हाइड्रोजन बांड नहीं है। लेकिन जब हम CH-Cl3 में एसीटोन मिलाते हैं तो इनके बीच हाइड्रोजन बांड बन जाता है। कैसे बनता है इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। Cl 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 और H, तो यहाँ पर ये ध्रुवीय बांड बन जाता है इस तरह से, क्योंकि Cl क्या करता है, ये भी अपनी तरफ आकर्षित करता है। और दूसरा हम देखते हैं कि एसीटोन क्या है, O डबल बॉन्ड C CH3 और CH3, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन बांड बनता है। यानी इनके अणुओं के बीच कोई हाइड्रोजन बांड नहीं था, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बांड नहीं था, लेकिन जब इन दोनों को मिला देते हैं तो हाइड्रोजन बांड बनता है। अंतर आणविक आकर्षण बल का मान बढ़ जाता है, अतः यहाँ पर भी आकर्षण बढ़ने के नाते ऋणात्मक विचलन हम प्राप्त करते हैं। अब अगला प्रश्न है, विलयनों की क्वथनांक प्रकृति क्या होती है। इस चीज को बच्चों आपको समझना है। इस पर बहुत बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। बहुत आसान सी चीज है, इसको आप समझने की कोशिश करिए। देखिए, जब आदर्श विलयन बनता है तो आदर्श विलयन जो होता है उसमें विलयन को कभी भी हम गर्म करेंगे तो अंश A और B अगर आदर्श है तो इनको हम प्रभाजी आसवन के द्वारा पृथक कर सकते हैं। यानी किसी भी ताप पर दोनों एक साथ नहीं उबलेंगे, दोनों के वाष्पन की दर अलग अलग रहती है। यानी कभी भी आदर्श विलयन स्थिर क्वाथी मिश्रण नहीं बनाते। यहाँ पर स्थिर क्वाथी का मतलब क्या है, जब कोई विलयन बनाया जाता है तो एक विशिष्ट संगठन कभी कभी ऐसा आता है कि आप उस विलयन को जब गर्म करते हैं तो वो एक शुद्ध द्रव की भांति व्यवहार करता है। यानी द्रव अवस्था और वाष्प अवस्था दोनों में ही उसका संघटन एक जैसा होता है। तो ऐसे ही विलयनों को हम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। इनका एक क्वथनांक निश्चित होता है बेटा, और इस समय हम दोनों विलेय और विलायक को स्थिर क्वाथी मिश्रण अगर बना है तो इसको हम प्रभाजी आसवन के द्वारा पृथक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो संगठन विलयन में है वही संगठन वाष्प का होता है, तो इनको पृथक करना संभव नहीं होता है। तो पहले तो ये आप जान लीजिए कि हमेशा स्थिर क्वाथी मिश्रण अनादर्श विलयन बनाते हैं, कोई आदर्श विलयन स्थिर क्वाथी मिश्रण नहीं बनाता। दूसरा मुख्य पॉइंट है कि स्थिर क्वाथी मिश्रण दो तरह के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी मिश्रण बनता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी मिश्रण प्राप्त होता है। ये समझने वाली चीज है। न्यूनतम क्वथनांक, इसका मतलब ये है कि विलेय और विलायक दोनों का अगर हम कंपोजिशन देखें तो दोनों का एक ग्राफ के द्वारा हम इसको अब देखेंगे, और इस ग्राफ में हमने दिखाया हुआ है कि न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी मिश्रण है, और यहाँ पर क्या है, उच्चतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो देखिए, अगर A और B हम ले लें, मान लीजिए ये A का क्वथनांक है T0A और ये B का क्वथनांक है T0B। तो जब A में हम B को मिलाते जाते हैं, ये मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पर टेम्परेचर लिया गया, तो जब हम बनाते हैं बेटा तो यहाँ पर इनके क्वथनांकों का ही हमने ग्राफ लिया हुआ है। यहाँ पर जो है ये हमने किसको लिया हुआ है, T0, यानी विभिन्न मिश्रणों का। जैसे T0A क्या है, ये A जब शुद्ध अवस्था में है उस समय ये इसका क्वथनांक है। जब हम इसमें B को मिला देंगे, अगर इस पॉइंट पे जैसे हम देखें
तो यहां पर ये इसका क्या है, ये इसका क्वथनांक है। यानी ये जो लाइनें दिखा रही हैं ये तो इनके क्या हैं, मूल प्रभाज हैं। ये वाष्प अवस्था में है और ये विलयन में है। तो एक चीज आप जानिए कि ये दोनों लाइनें किसको प्रदर्शित करती हैं, विलयन को, और ये दोनों लाइनें किसको प्रदर्शित करती हैं, वाष्प को। यहां पर भी ये दोनों लाइनें किसको प्रदर्शित कर रही हैं, विलयन को। ये दोनों लाइनें किसको प्रदर्शित कर रही हैं, वाष्प को। ये विलयन के संगठन को प्रदर्शित कर रही है रेड लाइन, और ब्लू लाइन किसको प्रदर्शित कर रही है, वाष्प के संगठन को। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि विलयन और वाष्प का संगठन सदैव समान नहीं होता है, और किसी भी एक संगठन पर विलयन के या वाष्प के हम संबंधित क्वथनांक को देख सकते हैं। अब आप देखिए कि वाष्प और विलयन का संगठन अलग अलग है। हर टेम्परेचर पर अगर हम देखें तो क्या है, इनका संगठन अलग है। जैसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हमने ये ले लिया, तो यहाँ इस लाइन को आप बढ़ाते जाइए तो इस टेम्परेचर पर विलयन का संगठन कितना है, ये है। लेकिन वाष्प अवस्था का संगठन क्या है, ये है। यानी दोनों के संगठन में ए की मात्रा कम है और यहाँ पर एक बी की मात्रा, यहाँ पर ए की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पर क्या है, बी की मात्रा ज़्यादा है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर एक्स ए इक्वल टू कितना है, 1, एक्स बी इक्वल टू क्या है, 0। यहाँ पर एक्स ए इक्वल टू क्या है, 0, एक्स बी इक्वल टू क्या है, 1। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर बी की मात्रा क्या है, वो बढ़ रही है। तो हम देख रहे हैं इस पॉइंट पे, लेकिन अगर हम आ जाएं, जैसे है ये टी न्यूनतम, मिनिमम, टी मिनिमम, तो टी मिनिमम कहाँ पे है, यहाँ पर है। और यहाँ पर एक खास बात क्या है, यहाँ पर वाष्प और विलयन दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, कोइंसाइड कर गए, एक साथ आके मिल गए। यहाँ पर दोनों का संगठन क्या हुआ, एक जैसा हुआ। यानी यह एक स्थिर क्वाथी, ये जो लाइन है यहाँ पर जो कंपोजिशन है, ये कंपोजिशन किसका है, स्थिर क्वाथी मिश्रण का है। तो यहाँ पर स्थिर क्वाथी मिश्रण का अगर हम क्वथनांक देखें तो पूरे ग्राफ में क्या है, सबसे नीचे है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी मिश्रण। ये किसका है, न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी मिश्रण। अब प्रश्न है कि न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी मिश्रण कौन से बनाएंगे, धनात्मक विचलन वाले या ऋणात्मक। तो देखिए नीचे लिखा क्या है, धनात्मक विचलन वाले विलयन ही क्या बनाते हैं, न्यूनतम स्थिर क्वाथी विलयन। अब इस चीज की व्याख्या आप कैसे करेंगे, क्यों धनात्मक वाले बनाते हैं। तो सीधी सी बात है बेटा, धनात्मक में आपने देखा था कि जो वाष्पदाब होता है, वाष्पदाब जो होता है वो वास्तव में क्या है, P लेस देन PA प्लस P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB। यानी जो आदर्श विलयन का वाष्पदाब है उससे P का वाष्पदाब क्या है, कम है। वाष्पदाब अगर कम है, ग्रेटर देन, जिसका मान क्या है, ये ग्रेटर है। तो अगर P का मान ज़्यादा है, वाष्पदाब ज़्यादा है, तो इसका क्वथनांक जल्दी आएगा, जिसको कि आप अभी पढ़ेंगे कि क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक वह ताप है जो किसी भी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो ज़्यादा वाष्प दाब है तो जल्दी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा तो यानी इसका क्वथनांक क्या होगा, वो कम होगा। सेम इसी तरह से अगर निगेटिव विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन हैं तो इनमें वाष्प दाब क्या होता है, ये कम होता है, P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB से। और इससे जो स्थिर क्वाथी मिश्रण हमें प्राप्त होता है उसका वाष्प दाब न्यूनतम होता है। अगर वाष्प दाब न्यूनतम है तो इसका मतलब है कि उसका क्वथनांक अधिकतम होगा, और इस तरह से अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी मिश्रण ये बनाते हैं। तो आप लोगों ने आज इतना देखा, इसको समझिए
और नेक्स्ट टर्न पे फिर हम आपको अगला मैटर भेजेंगे। धन्यवाद।